हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें अभी हमारा टाइम है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में जो भी क्लासेस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट के हो चुके हैं, आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आप जानते हो मानस, बहुत बार ये पूछा गया मानस अभ्यारण्य कहाँ है। ये कहाँ है? ये है असम में। ठीक है, असम में ये है हिमालय के तलहटी में। और यूनेस्को की सूची में भी ये शामिल है, ये भी आपको पता रहना चाहिए कि यूनेस्को की सूची में ये शामिल है। और बाघ आरक्षित परियोजना यहाँ पे चलता है। ठीक है, बाघ और हाथी दोनों का यहाँ पे आरक्षण चलता है। और इसका एक और क्वेश्चन जो आपसे आगे पूछा जा सकता है कि भूटान के किस नेशनल पार्क से ये सटा हुआ है। तो भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, रॉयल मानस नेशनल पार्क, ये याद रखना, ये भूटान का पार्क है जिससे ये सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पेरुवियन धारा को डैश धारा भी कहा जाता है। पेरुवियन धारा, मैंने अभी पिछले सेशन में मैंने आपको बताया हुआ था, हम्बोल्ट या पेरुवियन। ठीक है, जो प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, तो क्या बोलते हैं इसको? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, ये कहाँ की जलधारा है? प्रशांत महासागर की जलधारा है। और प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब ठंडी जलधारा तो ये समझ में आ गया, ये कम खारे पानी वाला भी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा भी है और इसमें खारापन भी कम है, जो प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है कि यह धारा उत्तरी पेरू और चिली के दक्षिणी सिरे से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट की उधर चलती है। आपको कुछ समझ में आया? मैंने ये बोला कि देखो, इस तरह से मैं इसलिए बता देता हूं अभी, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में जो पूछा गया आपको थोड़ा सा डिटेल डाल के पूछता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उत्तरी पेरू, ठीक है, उत्तरी पेरू से चलने वाली, उत्तरी पेरू से चलकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के उत्तर की ओर बहने वाली धारा कौन सी है? तो उत्तर पेरू से चलकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे चलने वाले। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे, अगर आपको आता रहेगा तभी तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट पढ़ा है पेरुवियन जलधारा, आपको ये पता चल गया कि ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, पर कहां से कहां बहती है? ये बहती है पेरुवियन। कहां से बहती है? देखो, पेरू है ना, पेरू से याद रखना, पेरू से पेरुवियन। तो पेरू से किधर, किस तरफ से? तो पेरू के उत्तर से। ठीक है, उत्तरी पेरू से चलकर कहां को ये जाती है? ये दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे जाती है। उत्तर से चलकर पश्चिमी तट पर ये जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वलीत पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलीत पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है वलीत पर्वत का इंग्लिश क्या होता है, ये होता है फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, इस सीरीज में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 बार ये आ चुका है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस बन के, तो वहां हर बार मैं आपको 3-4 नाम बताता हूं, जैसे हिमालय, आल्पस, रॉकीज, ये सब कैसे पर्वत हैं? ये सब हैं वलीत पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। तो इनमें से कौन नहीं होगा? ये है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ये एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत या अवरोधी पर्वत। अब देखो, वलीत पर्वत का तो एग्जाम्पल 3-4 मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। आज मैं आपको 3-4 नाम बताता हूं जो ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। और इसी सीजन में देखो, जितना भी आप पढ़ो वो इस सीरीज को पूरा होते होते आपके दिमाग में सब चीज फीड हो जाना चाहिए, तभी आपका पढ़ाई सक्सेसफुल होगा। नहीं तो फिर आप एक तरफ से पढ़ते जाओगे, एक तरफ से भूलते जाओगे। तो देखो, ब्लॉक पर्वत का जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपने अभी देखा वो था ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये नोट डाउन करना चाहो तो आप कर लो, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये है कहाँ? ये है जर्मनी में। जगह भी आप नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, दूसरा आप इसमें लिखो सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज, ये सॉल्ट रेंज कहाँ? ये है पाकिस्तान में। बहुत बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है। ठीक है, सॉल्ट रेंज ये कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। और तीसरा जो आप इसमें नोट डाउन करो वो करो सियारा नवादा। ठीक है, सियारा नवादा, सिर्फ सियारा आप नोट डाउन नहीं करना, सियारा नवादा। ठीक है, सियारा नवादा, सियारा नवादा एक साथ। तो सियारा नवादा ये कहाँ है? ये कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में है सियारा नवादा। ये भी है आपका ब्लॉक माउंटेन। एक और आप नोट डाउन कर सकते हो, ये है वसाजेस। ठीक है, वसाजेस, वसाजेस चौथा आप नोट डाउन करो, वसाजेस। ठीक है, वसाजेस ये कहाँ है? ये है फ्रांस में, ये फ्रांस में है और ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। और एक और नाम आप नोट डाउन कर लो, ये है वासाचे रेंज।
ठीक है, वासा चैलेंज, इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। वासा चैलेंज ये कहाँ है? ये है यूएसए में। तो 5 माउंटेन मैंने अभी आपको बताया, कौन कौन सा? पहला आपका था ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा आपका क्या था? दूसरा था सॉल्ट रेंज। तीसरा था सियरा नवादा। चौथा कौन सा था? चौथा था वासा जेस। और पांचवा क्या था? पांचवा था वासा चैलेंज। वासा जेस और वासा चैलेंज। तो वासा जेस कहाँ है? ये है फ्रांस में। और वासा चैलेंज कहाँ है? ये है यूएसए में। तो सबको एक बार फिर से आप रिपीट करो जगह के साथ। देखो, बार बार रिपीट करने से ही आपको याद होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप ये सोचो कि आप कभी कोई ट्रिक लगाओगे और आपको याद हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। अगर इंस्टेंटली अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ लॉजिक लगा सको तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपको याद रह जाएगा वो लंबा टाइम तक, ठीक है। लेकिन बार बार अगर रिपीट कर रहे हो आप कोई भी चीजों को, हर एक चीजों को आप ट्रिक के थ्रू याद नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना होता है? आपको बार बार रिपीट करना होता है। आपको कहीं ना कहीं उसको हमेशा यूज करना होता है, जिसके कारण से आपके दिमाग में वो धीरे धीरे फीड हो जाता है। अच्छे स्टूडेंट जो भी हैं, आप उनसे देखो तो वो लॉजिक लगाते हैं, वो ट्रिक नहीं लगाते हैं। दोनों में अंतर आप समझो। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग फर्स्ट लेटर इसका पकड़ लिया, मैंने फर्स्ट लेटर इसका पकड़ लिया, फर्स्ट लेटर इसका, फर्स्ट लेटर इसका, इस से करके आप लोग 10-20 नाम को हमेशा रटने का कोशिश करते हो। वो कहीं कहीं बेनिफिशियल होता है, किसी किसी खास चीज में। हर एक चीज में वो बेनिफिशियल नहीं है, वो आपको आपके टाइम को किल करता है। इस कारण से अगर कोई भी आपको इस तरह का ट्रिक पढ़ा रहा है जिसमें आप फर्स्ट लेटर पकड़ के बस आप पूरा सीरीज पढ़ लेते हो, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा नुकसानदेह है, वह कहीं कहीं बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। अब हमको 5 पहाड़ का नाम याद करना है, तो हम उसमें हम लगा रहे हैं पहला लेटर दूसरा लेटर, पहला लेटर दूसरा, इस तरह से आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन आएगा और आप उसको लॉजिकली याद करने की कोशिश करो। अगर कोई लॉजिक इनबिल्ट आप खुद से बिल्ड कर सकते हो, इनबिल्ट नहीं, खुद से बिल्ड अगर कर सकते हो, तो आपको ज्यादा देर तक वो याद रहेगा। तो चलिए, नहीं तो नहीं, कुछ अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो रिपीट करते रहो, याद हो जाएगा। तो पहला मैंने क्या बोला था? पहला मैंने बोला था ब्लैक फॉरेस्ट। बस लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, इस बार आपको याद हो जाना चाहिए। ब्लैक फॉरेस्ट, ये मैंने बताया कि ये है जर्मनी में। कहां है? जर्मनी में। दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज ये कहां है? ये है पाकिस्तान में, ठीक है, बगल में ही सॉल्ट रेंज। और तीसरा मैंने क्या बताया? तीसरा मैंने बताया सियरा नवादा, ठीक है, सियरा नवादा। ये कहां है? ये है यूएसए कैलिफोर्निया में, ठीक है, सियरा नवादा। और चौथा मैंने क्या बताया था? चौथा मैंने बताया वासा जेस। ये कहां है? ये है फ्रांस में। वासा जेस कहां है? ये है फ्रांस में। और पांचवा मैंने बताया और लास्ट मैंने बताया था वासा चैलेंज, ठीक है, वासा चैलेंज। ये कहां है? वासा चैलेंज कहां है? ये है यूएसए में। तो वासा जेस फ्रांस और वासा चैलेंज यूएसए। ये 5 है जो आपका ब्लॉक पर्वत है, जो आपको हर हालत में याद रखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, डायरेक्शन आपको बताना है। आपके लिए ये क्वेश्चन भी हलवा क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहां से कहां घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु बाईं ओर मुड़ जाती है, इसका क्या कारण है? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु किस ओर मुड़ती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु मुड़ती है बाईं ओर। सबसे पहला चीज आपको यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे? दक्षिणी से दाएं, ये रिलेशन में आता है, ठीक है, राइम कर रहा है दक्षिणी दाएं, लेकिन ये उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है और आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको याद रखो ध्यान से कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ये हवा मुड़ जाती है। पहला चीज आपको यहाँ से ये याद रखना है, एक पॉइंट आपका हो गया। दूसरा चीज आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि किसके कारण से इस तरह का जो घटना घटता है, किसके कारण से? तो ये होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। या ये वर्ड पे आप ध्यान देना, हिंदी में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण होता है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, और परिभ्रमण होता है रिवॉल्यूशन। तो आपको इन दोनों वर्ड में ध्यान रखना है कि रोटेशन के कारण हवा के डायरेक्शन में चेंज आता है, यानी हवा जो डेविएट कर रहा है अपने पाथ से, वो रोटेशन के कारण होता है, ना कि रिवॉल्यूशन के कारण। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि जो बल, जो हवा की या पवन की दिशा में जो परिवर्तन आता है, ये किस बल के कारण आता है? तो इसको कहते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है। कौन सा बल कहते हैं? कोरियोलिस बल,
ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपसे यहां से बनता है कि किस नियम से ये सब घटना घटता है। तो ये है फेरल का नियम, क्योंकि फेरल नामक जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने ये सब प्रूव किया, इसी कारण से इसको फेरल का नियम कहते हैं। और कोरियोलिस ने उस बल को ढूंढा, इसीलिए उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, हवा से रिलेटेड, पवन से रिलेटेड, पवन के डायरेक्शन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन काफी है। आपको इनसे बाहर शायद क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं पे भी, अगर आपके दिमाग में ये सारा पॉइंट फीड है तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं, टोर्नेडो, टाइफून, हरिकेन और नॉर्वेस्टर। तो आपका यहां पे सही आंसर है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। अब यहां से दूसरा चीज जो आपको करना है वो ये करना है कि ये तीनों को याद कर लेना है, टोर्नेडो, टाइफून और हरिकेन, ठीक है। ये तीनों आपको याद कर ही लेना है कि ये कैसा चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अब आगे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो वहां पे आपको टोर्नेडो, टाइफून और हरिकेन अगर रहा तो आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा ये, ठीक है। आप इसको बुक में याद करोगे ये मत सोचो, आप जब जो सामने आए आप उसको याद करते जाओ, समझते जाओ। अब ये तो आपने याद कर लिया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो 3 तरह के हैं, और वो तीनों का नाम आपको क्लियर हो गया, टोर्नेडो, टाइफून और हरिकेन। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो ये है कि टोर्नेडो कहाँ पे आती है, ठीक है, और हरिकेन कहाँ पे, टाइफून कहाँ पे। तो चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हरिकेन जो है वह पश्चिमी द्वीप के समूह के निकट आती है। हरिकेन पश्चिमी द्वीप के निकट आती है और इसका क्षेत्र हरिकेन का जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह है। इसके बाद अमेरिका, दक्षिणी एवं पूर्वी संयुक्त अमेरिका में कौन सा आता है, यह आता है आपका टोर्नेडो, ठीक है। टोर्नेडो कहाँ आता है, टोर्नेडो आता है दक्षिणी एवं पूर्वी यूएसए में, ठीक है। उसके बाद 3 देश हैं जहां पे टाइफून आते हैं, वो है आपका चीन, फिलीपींस और जापान। ये 3 नाम आपको याद रखना है, कोई भी आपको दिया जा सकता है, चीन, जापान और तीसरा मैंने क्या बताया, फिलीपींस, ठीक है। चीन, जापान और फिलीपींस, ये 3 जगह आता है टाइफून। हरिकेन कहाँ आता है, हरिकेन आता है पश्चिमी द्वीप समूह के निकट, पश्चिमी द्वीप समूह के निकट आता है हरिकेन, और अमेरिका में आता है टोर्नेडो। तो ये आपको यहां से रट लेना है आज के आज ही। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान के गर्म, सूखी, धूल भरा स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है। सहारा रेगिस्तान आप जानते हो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे गर्म, सूखी और धूल से भरा स्थानीय हवा जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिरोको। क्या कहते हैं, सिरोको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लो, सिरोको क्या है। सिरोको, देखो सिरोको या सिरोको, ठीक है, दोनों में से कोई भी रह सकता है, आप नाम बस ध्यान दो, नाम क्या है, सिरोको। सहारा रेगिस्तान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिरोको। अगला क्वेश्चन है कि नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण या मेंडर्स बनते हैं, ठीक है। इसको मेंडर्स, कोई मेंडर बोलता है, कोई मेंडर्स बोलता है, तो आप इसका नाम याद रखना, मेंडर्स, ठीक है, मेंडर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं विसर्पण या नदी विसर्प, विसर्पण या नदी विसर्प। अब ये नदी के किस प्रवाह के दौरान बनती है, तो देखो आज आपको ये समझ ही लेना है, आपको ये रटना नहीं है, समझ लेना है कि मेंडर्स बनता क्या है, मेंडर्स है क्या। अब देखो, जब नदी प्लेन एरिया में बहती है, यानी मैदानी क्षेत्र में जब नदी बहती है, तो इसका जो आकार है वो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सर्पिला आकार का। आपने देखा है, आपने नदी को बहुत बार जो ड्राइंग शीट में बनाया है वो इसी तरह से आप बनाते हो, आपने ये बना दिया, ये नदी हो गया। तो एक्चुअली में मैदानी भाग में ये टेढ़ा मेढ़ा होकर क्यों बहती है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण ये है कि जब ये मैदानी भाग में प्रवाह करती है, ठीक है, ये एस आकार का ये बनाते हुए जो चलती है, ये आपसे पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लेना कि ये जो सर्पिला आकार है इसको एस आकार भी बोला जाता है। तो एस आकार का जो शेप आता है वो क्यों आता है, क्योंकि देखो मैदानी भाग में एक तो सबसे पहली बात, इसका स्पीड जो है नदी का वो बहुत कम हो जाता है। देखो ऊपर से कहीं से पानी गिर रहा है तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब समतल भूमि पे ये चलने लगती है तो इसका स्पीड बहुत कम हो जाता है। और स्पीड कम होने के साथ साथ इसमें जो अवसादी बोझ होता है वो भी बढ़ जाता है। अवसादी बोझ कहने का मतलब हुआ कि जो भी ये कण वगैरह लेकर आई है ऊपर से, ठीक है, वो इसके साथ ही चल रही है, तो इसके कारण से इसका बोझ भी ज्यादा हो जाता है, यानी ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है।
और ऊपर से इसका स्पीड भी कम हो चुका है, जिसके कारण से ये क्या क्या होता है, ये काट नहीं सकती है। सामने में मान लो अगर स्पीड ज्यादा रहता है, सामने में एक स्टोन है, इसको काट के वो आगे निकल जाती है। अब ये क्या होता है यहाँ पे कि ये इसको काट नहीं सकती है क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तो ये सॉफ्ट वाला रास्ता, जिस जगह पे जमीन सॉफ्ट होगा वहां काट के निकल जाएगी, इसके कारण से ये इस तरह से बहने लगती है। ठीक है, जहां हार्ड है वहां छोड़ के बगल से सॉफ्ट वाले जगह से निकल जाती है, इस कारण से ये सर्पिला आकार ले लेती है। तो अब आपको क्लियर हो गया ये कहां बह सकती है। ये निचली और समतल प्रवाह के कारण ही ये मेंडर्स का निर्माण होगा, और जो मैदानी भाग में बहती है वहां इसका निर्माण होता है। अब शायद आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेंडर्स का निर्माण किन भागों में हो सकता है, जहां पे नदी का स्पीड कम हो जाएगा। बस आप एक कीवर्ड याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होता है, क्या कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार घाटा का घटना घटित होता है। क्या कारण हो सकता है इसका, क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में होना। अब देखो ये अगर आपको टर्म नहीं भी आता है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अगर वो याद है तो आप इसको मार सकते थे। मैंने बोला हुआ है कि दीर्घ ज्वार जो आता है या वृहत ज्वार भाटा जो आता है वो तभी आ सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में हो। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पे होगा तो निम्न ज्वार भाटा आएगा। बस एक कीवर्ड की सेंटेंस आपका है, इसको याद रखो, 90 डिग्री तो यानी निम्न, और एक स्ट्रेट लाइन यानी दीर्घ। अब इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ करके दे दे, लेकिन आपको आंसर पहुंच लेना है। अब दूसरा चीज, ये तो आप आंसर तक तो पहुंच गए कि ये हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में होंगे। अब दूसरा चीज जो आपको यहां से याद रख लेना है वो ये है कि किस दिन ज्वार भाटा की घटना, वृहत ज्वार भाटा की घटना होती है। ये तो आपका क्लियर था। अब आप यहां से ये याद रख लो, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहीं पे ये पूछा जा सकता है कि किस दिन ऐसा होता है, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के किस क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने देखा है कि किसको डोलड्रम कहते हैं। इक्वेटर के दोनों साइड 5 डिग्री 5 डिग्री होगा तो इसको बोलते हैं, यहां तक के एक्सपेंशन को बोलते हैं डोलड्रम। तो ये कहां रहता है, ये भूमध्य रेखा के आसपास रहता है। भूमध्य रेखा न्यून दबाव क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे दबाव जो होता है ये न्यूनतम होता है, तो न्यून दबाव क्षेत्र, जिसके कारण से जो हवा का, पवन का जो फ्लो है वो बहुत ही शांत रहता है, इसीलिए इसको शांत पेटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग कितनी है। विषुवतीय परिधि, ठीक है, इक्वेटोरियल परिधि यानी पेरीमीटर बोला जा रहा है, सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको पूछ दिया जाएगा डायमीटर, ठीक है, दूसरा रेडियस, और तीसरा पेरीमीटर यानी परिधि या सरकमफेरेंस। तो ये 3 चीजों को आपको ध्यान से रखना होगा, क्योंकि तीनों का आंसर अलग अलग होता है, पर देखने में आपको सारा सिमिलर ही, सब कुछ सिमिलर ही लगता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, विषुवतीय परिधि। तो विषुवतीय परिधि यानी पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितना होता है, ये होता है आपका एग्जैक्ट जो है, ये वो होता है 24,901 मील। आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। आज मैं 2 चीज बता देता हूं आपको, और इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। तो इक्वेटोरियल जो पेरीमीटर है, इक्वेटोरियल पेरीमीटर जो है वो है 24,901। बस आप इतना नोट डाउन कर लो, 24,901 मील। ठीक है, मील, ये है मील। और दूसरा इसको जो किलोमीटर के फॉर्म में लिखेंगे, बेटर है आप किलोमीटर के फॉर्म में। देखो मील एक बार पूछा गया, इस कारण से, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया, इस कारण से आप मील में भी नोट डाउन कर लो, इसको किलोमीटर में भी लिख लो। ये होता है आपका 475। ठीक है, देखो ये मैंने 475 इसलिए बोला क्योंकि मुझे याद ऐसा है कि मैंने इस तरह से याद रखा है इसको, मोबाइल नंबर की तरह। जो भी बड़ा डाटा हो ना वो मोबाइल नंबर की तरह आप याद रखो। एग्जैक्ट ये नहीं है, ये है आपका 40075.16। ठीक है, तो 0.16 अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो, इतना बड़ा डाटा अगर याद है आपको तो आपका चल जाएगा। ये होता है इक्वेटोरियल पेरीमीटर, ध्यान देना, ये है इक्वेटोरियल पेरीमीटर। और अगर यहीं पे हम लोग पोलर पेरीमीटर का बात करें, यानी पोल पे जो पेरीमीटर है वो कितना है, तो वो आप मील में अगर निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 24,895। ठीक है, 24,895 मील, ये होता है आपका पोलर पेरीमीटर। ठीक है, और इसको अगर किलोमीटर में मैं कन्वर्ट करूं तो किलोमीटर में ये हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका 4,008। ठीक है, 4,008। तो ये देखो ये है आपका
जीरो यहाँ पे सॉरी पेरीमीटर जो इक्वेटर पे है, ठीक है, वो है आपका 40075, 40075, और जो पोल पे है इसका पेरीमीटर वो है 40008। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको याद करने का कोशिश करना। तो इक्वेटोरियल पेरीमीटर कितना हो गया 40075 और पोलर पेरीमीटर 40008। ठीक है, ये किलोमीटर में है। और जब मील में बोले तो 24901 और 24859, ठीक है, 24859 ये मील में है। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब दूसरा चीज आपको जो यहां से याद रखना है वो ये है कि इसका डायमीटर, इक्वेटर पे अगर मैं डायमीटर बोलूं, ठीक है, डायमीटर मैं अभी बता रहा हूं, तो इक्वेटर पे मैं अगर डायमीटर बोलूं तो इक्वेटर पे इसका डायमीटर है 12756। ठीक है, 12756। और पोल पे अगर मैं डायमीटर बोलूं तो ये है आपका 12714। ठीक है, 12756 ये है इक्वेटर पे और पोल पे है 12756। कितना बार आपसे पूछा गया दोनों का डिफरेंस कितना होता है? आपसे क्वेश्चन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। बोला ये जाएगा कि पोल से, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि पोलर डायमीटर से आपका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, ठीक है, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको माइनस कर लो, इसको याद रख लो। ठीक है, या ये दोनों याद है तो आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट करके निकाल, सॉरी इसका डिफरेंस लेके निकाल सकते हो। ये हो गया आपका 42 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको कि पृथ्वी अपने ध्रुव की अपेक्षा अपने केंद्र पर कितना बल्ज है। बल्ज मतलब समझते हो, ये जो फुला हुआ चीज होता है इसको बल्ज बोलते हैं। तो बोला जाएगा कि ध्रुव की अपेक्षा पृथ्वी अपने इक्वेटर पे यानी अपने भूमध्य क्षेत्र में कितना ज्यादा बल्ज है, कितना उठा हुआ है। तो आंसर सेम हो जाएगा 42 किलोमीटर। ठीक है, ये दो चीजों को आप याद रखो। अगर ये याद है, अगर रेडियस पूछ दिया जाए, ध्यान देना यहाँ पे रेडियस, ये डायमीटर हम लोगों ने पढ़ा है, रेडियस अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपको रेडियस याद नहीं रखना है, आपको याद डायमीटर ही रखना है। उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहां आप अब आंसर पे आ जाओ। ठीक है, एग्जैक्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे आंसर। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग कितनी है? यहाँ आपके लिए सब चीज इजी कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन देखो 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे के एग्जाम में देखो, अभी हम लोग 14 के बाद बहुत ज्यादा एडवांस कर चुके हैं और क्वेश्चन के लेवल्स को अगर देखें तो बहुत ज्यादा टफ होते जा रहा है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो जाएगा 40,000। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है 40,000। लेकिन क्या 40,000 है? 40,000 तो दोनों को लिख सकते हैं, आपके पोल्स पे भी 40,000 हो जाएगा और ध्रुव पे भी, सॉरी इक्वेटर पे भी 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 40,000 के आसपास ही दोनों हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, यह है 40075। ठीक है, 40,075, 40,075 ये है आपके इक्वेटर पे और पोल पे कितना है, ये है 40,008। ठीक है, 40,008। तो अप्रोक्स यहाँ पे लिया हुआ है, इस कारण से आपका आंसर हो जाएगा 40,000। अगला क्वेश्चन है कि मोना लोआ एक उदाहरण है। तो मोना लोआ किस तरह के ज्वालामुखी का एक उदाहरण है? तो मोना लोआ ये मैंने आपको बताया हुआ है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ठीक है, यानी एक्टिव हो गया सक्रिय, डोरमेंट हो गया सुसुप्त और एक्सटिंक्ट हो गया जो निष्क्रिय हो चुका है। तो मोना लोआ किस तरह का ज्वालामुखी है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है आपका आंसर? आंसर 4, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक गर्म समुद्री धारा है? क्या यह कौन सा एक गर्म समुद्री धारा है? ठीक है, जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा एक गर्म समुद्री जलधारा है? तो चलिए देखते हैं। पेरुवियन, पेरुवियन या हम्बोल्ट ये मैंने बताया हुआ ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ये भी ठंडी जलधारा है, इनमें से कोई नहीं। और क्यूरोसिवो, देखो क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है ये है गर्म जलधारा। ठीक है, क्यूरोसिवो एक गर्म जलधारा है। और कहाँ की गर्म जलधारा है? यह है पैसिफिक ओशियन की गर्म जलधारा। पेरुवियन कहाँ की ठंडी जलधारा है? पैसिफिक ओशियन की ठंडी जलधारा। लेब्राडोर कहाँ की ठंडी जलधारा है? यह है अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक ओशियन की ठंडी जलधारा। तो देखो मुझे जिस तरह से याद है ना, इस तरह से आपको भी करना है। मैं इसलिए बोलता हूं कि लिस्ट को आप बार बार दोहराओ और जब ये यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपका वो क्लियर हो जाएगा। और आप अगर ये सोच के छोड़ देते हो बाद में आप करोगे, कभी मौका मिलेगा आपको, तो आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना 2-3, ये आपको रिवीजन का मौका देता है। आप उस वक्त रिवीजन कर लो उस चीज का। जैसे यहाँ पे 3 नाम आया, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अगर आपको जिसको भी, जो भी अभी मेरे व्यूअर्स हो जो देख रहे हो, जिसको भी याद है, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, और जिनको याद नहीं है उनको अभी भी याद नहीं ही होगा, क्योंकि वो उतना लेवल कर नहीं पाते हैं।
इस कारण से आप अच्छे से इसको याद किया करो, लिस्ट को जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, जो भी मैंने आपको बोला है कि याद करना है, और फिर क्वेश्चन को लगाओ। देखो कितना फायदा आपको होता है, आपको एग्जाम में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या इसका आंसर हुआ था, क्योंकि आपको याद रहेगा उस वक्त। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा है जो सही तरीका से सुमेलित किया हुआ है। तो है क्या दोनों लिस्ट में, एक में आपका कयांत्रित सेल यानी मेटामॉर्फिक रॉक, और दूसरा है बनती है से, यानी किससे बनी हुई है। आप जानते हो मेटामॉर्फिक रॉक किसी ना किसी इग्नियस या अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है, ठीक है। तो आपको वही दिया हुआ है कि किससे बना हुआ है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। स्लेट, ग्रेनाइट। आप जानते हो ग्रेनाइट का जो कयांत्रित चट्टान है उसका नाम है नीस, ठीक है। ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस। और स्लेट जो दिया हुआ है यहाँ, स्लेट किससे बनता है, स्लेट बनता है सेल से, सेल या सेल बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल, सेल बोलो, सेल, सेल नहीं, सेल मीन्स तो चट्टान होता है, ठीक है। सेल, सेल से ये बना होता है, सेल से। तो सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है स्लेट, ठीक है। तो ये हो गया गलत आपका। दूसरा है नाइस। तो नाइस मैंने अभी आपको बताया, नाइस किससे बनता है, ये ग्रेनाइट से बनता है, ये भी आपका गलत हो गया। और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट किससे बनता है, ये सैंडस्टोन से बनता है, ये सही है, बलुआ पत्थर, ठीक है। सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर, इससे बनता है क्वार्टजाइट, ठीक है। इसके बाद है सिस्ट। सिस्ट किससे बनता है, ये डोलामाइट, ये गलत है। सिस्ट किससे बनता है, सिस्ट बनता है फाइलाइट से। किससे बनता है, फाइलाइट, फाइलाइट, ठीक है, फाइलाइट, फाइलाइट से बनता है आपका सिस्ट। तो यहां पे आपका 4 आया, चारों को आप क्लियर करो। स्लेट, स्लेट किससे बनता है, स्लेट बनता है आपका सेल से, ठीक है। नाइस किससे बनता है, नाइस बनता है आपके ग्रेनाइट से। क्वार्टजाइट किससे बनता है, क्वार्टजाइट बनता है सैंडस्टोन से या बलुआ पत्थर से। और सिस्ट किससे बनता है, सिस्ट बनता है फाइलाइट से। यहाँ पे डोलोमाइट दिया हुआ है, ये गलत है, फाइलाइट से बनता है सिस्ट, ठीक है। तो ये 4 आपका क्लियर हो गया, आई होप कि आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन मैंने आपको बताया हुआ है, ये होता है 21 जून। तो कहाँ है ऑप्शन, ये है आपका ऑप्शन 2, ठीक है। 21 जून को सबसे लंबा दिन, और सबसे लंबा रात 22 दिसंबर को। अगर दक्षिणी गोलार्ध बोलता तो इसका उल्टा हो जाता, ठीक है।